बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था डायरेक्ट सम डीकम्पोजिशंस के हवाले से। इसमें जो सबसे पहला कंसेप्ट था वो इंडिपेंडेंट स्पेसिस का था, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये हमने डेफिनेशन की, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ रिमार्क्स किए और फिर हमने इससे जो कंसर्न एक लेमा है जिसमें ना इक्विवेलेंट कंडीशंस बताई गई हैं वो प्रूफ की। 3 इक्विवेलेंट क्राइटेरियाज़ हैं इंडिपेंडेंस के, स्पेसिस इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हो सकती है और बेसिस के दरमियान में एक रिलेशन था। इसका डिटेल से प्रूफ किया हमने। इसमें 2 एक्सरसाइज़ेस थी, मैंने आप लोगों के ज़िम्मे लगाई थी, अभी तक किसी ने मुझे वो सॉल्व करके नहीं भेजी। वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग भेज दें। मैंने बताया था कि ये एक्सरसाइज़ आपने करनी है, वही चेक करवाएँ। वीडियो जिसने देखा होगा उसको अंदाज़ा होगा कि मैंने कौन-सी बीच में ना एक्सरसाइज़ कही है। उसके बाद डायरेक्ट सम की डेफिनेशन जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट स्पेसिस से रेलेवेंट है, वो दी गई है। अगर तो वो कहता है कि लेमा में से किसी भी कंडीशन को हम ट्रू मान लें, तो वो हमें डायरेक्ट सम की डेफिनेशन देते हैं और इसकी नोटेशन भी दी गई है। उसके बाद एग्ज़ाम्पल्स हैं। पहली एग्ज़ाम्पल लिखी हमने, इसमें फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस थी, उसकी बेसिस ली। बेसिस के बाद हमने इसमें से हर एक सिंगल एलिमेंट के को नॉन ज़ीरो कंसीडर करके उसको स्पैन करके सब स्पेसिस कंसीडर की, जो कि WIC, और इससे आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट स्पेसिस है। ये इसमें उसने प्रूफ नहीं किया, आप इसमें से चेक करेंगे ये इंडिपेंडेंट है। और दूसरा, इंडिपेंडेंट है या बी पार्ट है जो उसको चेक कर ले, या सी पार्ट है, तीनों में जो भी कंडीशन होल्ड कर जाएगी तो वो इंडिपेंडेंट भी होंगी। साथ वो जो है ना वी को हम उन तमाम स्पेसिस के डायरेक्ट सम में भी लिख सकते हैं। फिर सेकंड एग्जांपल है, एग्जांपल 12 है, जो कि हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से रेलेवेंट है। n क्रॉस n मैट्रिसेस लिए ओवर द फील्ड f इज हियर कॉम्प्लेक्स फील्ड, इसको कंसीडर किया गया है। और इसके बाद पहले तो आपने जो सेट लिया है W1, आपने ये देखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस का जो सेट है वो हमारे पास सबस्पेस बनाता है। इसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का जो सेट है वो सबस्पेस बनाता है। जब दोनों सबस्पेसेस बना लेंगे तो उसके बाद आपने देखना है कि ये क्या इंडिपेंडेंट है या इनका इंटरसेक्शन 0 आता है। अगर ये आता है तो फिर हम उसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास V को हमने 2 के डायरेक्ट सम में लिख सकते हैं। और ये इनकी ना थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन भी दी गई कि अगर A आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स हो, तो आप किसी भी आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सब में लिख सकते हैं, जो कि इधर एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे पेज नंबर 211 पे। कि ए को A1 प्लस A2 की शक्ल में लिखा है। A1 हमारे पास ये है और A2 है। A1 भी हमने A से बनाया है, A2 भी A से बनाया है। A1 जो है ना वो सिमेट्रिक है और A2 जो है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक है। इसको आपने चेक करना है। उसके बाद फिर हमारे पास एग्जांपल नंबर 13 है, जो कि ऑलरेडी हम इसको काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं थ्योरेटिकली, कि टी अगर लीनियर ऑपरेटर है फाइनाइट डायमेंशनल पे, CI's उसके डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ हैं टी की, जो कि इसके साथ हम जब इसकी स्पेसेस बनाएँगे, C1 के कॉरस्पॉन्डिंग स्पेस बनाएँगे वो W1 होगी, C2 के कॉरस्पॉन्डिंग स्पेस बनाएँगे वो W2 होगी एंड सो ऑन। इस तरह से C के कॉरस्पॉन्डिंग WK हो जाएगी। और आप लोग इसके बारे में और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं कि ये सब स्पेसीज़ भी होती हैं, ये इन्वेरिएंट भी होती हैं, इनका जो सम होता है वो डायरेक्ट होता है। तो ये चीज़ें डायरेक्ट सम से रिलेटेड होंगी। अब अगला जो कांसेप्ट है जो कि हमने पढ़ना है वो है जी प्रोजेक्शन का। पहले मैं आप लोगों को बुक के थ्रू बता रहा हूँ कि हम लोग इसको करने जा रहे हैं, फिर मैं इसको ना व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को, कि इसमें जो छोटी-छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको कैसे प्रूफ किया जाए। तो प्रोजेक्शन क्या होती है बेसिकली? वेक्टर स्पेस हमने पिक की, आर्बिट्रेरी है, फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, इसमें कोई गिवन नहीं है। लेट V be a vector space, a projection of V is a linear operator E on V such that E square is equal to E, मतलब E को कंपोजिशन लें E से E पे और वो आ जाए E के इक्वल, तो फिर कहेंगे कि वो प्रोजेक्शन है E। पर्टिकुलर प्रोजेक्शन को ना E से डिनोट किया गया, यूजुअली जो भले ऑपरेटर्स लेते रह गए उसको T से डिनोट किया जाता था, ये किसी और चीज़ से। इधर प्रोजेक्शन का जो सिंबल है उसको E से डिनोट किया गया। और R जो है ना उसको क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास रेंज है E की और N जो है ना वो नल स्पेस है E की, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी। कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जी?
The vector B is the range R if and only if EB is equal to beta. वेक्टर जो है ना रेंज का एलिमेंट तब होगा जब वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ई बीटा इज इक्वल टू बीटा हो। उसको ये छोटा सा उसने प्रूफ भी किया हुआ है, इसको हम देखते हैं बाद में। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर जो आर और ई है इनमें खसूसियत ये है कि ये ना दोनों इंडिपेंडेंट स्पेसिस हैं। इसका मतलब है कि इनका डायरेक्ट सम वी के इक्वल है। फिर अगर ये डायरेक्ट सम इसके इक्वल है तो यूनिक एक्सप्रेशन तो मिलेगा हर आर्बिट्रेरी अल्फा का जो कि वी का एलिमेंट है। एक एलिमेंट आर से मिलेगा, एक एन से मिलेगा कि अल्फा को हम लिख सकते हैं। अच्छा, अगले इसके बाद एक और रिमार्क कहता है कि इफ आर एंड एन आर सब स्पेसिस ऑफ वी सच दैट वी इज इक्वल टू आर प्लस एन, sum of direct sum of R and N, there is a one and only one projection operator E which has range R and null space N. That operator is called projection on R along N. ये projection on R along N है। इस चीज को थोड़ा सा मैं आपको ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करूंगा कि इसका मतलब क्या है। ये ना प्रोजेक्शन ऑन आर ऑन अलॉन्ग एन की ना डेफिनेशन है, या किसी भी सेट के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन अलॉन्ग एन जो है ना वो देखेंगे कि कैसे होगा। लेकिन वो कहता है कि अगर आर और एन सब स्पेसिस हैं वी की और वो डायरेक्ट सम की शक्ल में उनको लिखा जा सकता है, और एक ही प्रोजेक्शन है जिसकी रेंज आर है और नल स्पेस एन है, तो वो ऑपरेटर जो है ना जो जो यूनिक ऑपरेटर होगा ना उसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन और आर अलॉन्ग एन। और दूसरी ये एक और रिमार्क है, ये एक रिमार्क ये हो गया इफ से लेके यहाँ तक। दूसरा रिमार्क है एनी प्रोजेक्शन ई इज डायगोनलाइजेबल। इस प्रॉपर्टी से जब आपको पता है कि ई बीटा इज इक्वल टू बीटा है, रेंज के एलिमेंट में खसूसियत है, और एक एक रेंज का एलिमेंट, एक रेंज वाला सेट है, एक नल स्पेस वाला सेट है, दोनों सब स्पेसिस हैं। तो हमने बेसिस कंसीडर की हैं अल्फा वन टू अल्फा आर आर की, और अल्फा आर प्लस वन सो आर एन की जो है ना बेसिस है वो एन की है। दोनों सबसेट हैं वी के, क्योंकि हम ऑपरेटर कंसीडर कर रहे हैं। बेसिस बी एक कंबाइंड बेसिस बनाई है ये वाली, उसके साथ आप जब एसोसिएट करेंगे जो मैट्रिक्स वो हमारे पास ये वाला बनेगा। आप चेक कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के तहत ई बीटा इज इक्वल टू बीटा एंड ई बीटा इज इक्वल टू 0। तो यू हैव दिस वन, ये आई मैट्रिक्स आ जाएगा आर क्लास आर, बाकी 0 बचेगा। इसका मतलब है कि जो भी प्रोजेक्शन होती है उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स होता है ना वो इस शक्ल का होता है। और अगर इस शक्ल का है और ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि ई जो है ना वो डायगोनलाइजेबल और ट्रिवियल से डायगोनल है। इसको कन्वर्ट करने को या इसको एसोसिएट करने की जरूरत नहीं है। फिर अगले जो हमारे पास जो डिस्कशन है ना वो हमारे पास यहाँ से शुरू होती है, ये वाली। ये मैं बता रहा हूँ इसका, ये कहता है कि अगर वी वेक्टर स्पेस है जिसको डायरेक्ट सम में लिखा जा रहा है, और ये डब्ल्यू आई के बाद बता रहा है कि मैप बनाई है हमने, ई जेज बनाए हैं, तकरीबन के मैप्स बनाई हैं। वो कैसे बनाता है ये जो चीज़ है ना, ये मैं आपको वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक्चुअली थ्योरम 9 का ना प्रूफ है, जो कि एक साइड का प्रूफ पहले करता है और दूसरा जो कन्वर्स पार्ट है ना वो आगे करता है। यहाँ तक थ्योरम नंबर जो है ना 9, इसको जरा देख लें, ये बड़ा अहम रिजल्ट है। इफ वी इज अ डायरेक्ट सम ऑफ डब्ल्यू आईज, then there exist k linear operators v e1 to small ek on v such that each vi is a projection ej is equal to 0 if I is not equal to 0। ये कंपोजिशन 0 हो जाएगी, 0 ऑपरेटर बनेगा अगर i 0 के i j के इक्वल नहीं होगा। तमाम जो ऑपरेटर हैं इनका जो सम है ना वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा, और रेंज जो होगी ना ई आई क्यू डब्ल्यू आई है। अगर वी को सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन से अगर वी जो है ना उसको हम डायरेक्ट सम की शक्ल में लिखें किसी और स्पेसिस के, उनकी मदद से ना हम ये एक प्रोजेक्शन बना सकते हैं जो ये 4 प्रॉपर्टीज रखती हैं। कन्वर्सली अगर हमारे पास ऐसे ऑपरेटर्स मिलते हैं, के लीनियर ऑपरेटर हैं वी से किसी और स्पेसिस पे, और वो 3 कंडीशन पर सेटिस्फाई करती है कि ई जे प्रोजेक्शन हो, कंपोजिशन 0 हो जाए जब आई 0 के आई जे इक्वल नहीं है, आइडेंटिटी मैप दे जब सबका सम करे, और डब्ल्यू आई जो है ना उनकी रेंज हो उन ऑपरेटर्स की, तब हम वी जो वेक्टर स्पेस है उसको डायरेक्ट सम की शक्ल में लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो पार्ट है ना
कन्वर्सली पार्ट वो प्रूफ करता है नीचे। अगर वी हमारे पास डायरेक्ट सम है तो ये चारों पार्ट जो है ना वो ऊपर प्रूफ करता है, बाद में इसकी स्टेटमेंट देता है। तो इसलिए अगर आपको थोड़ा-सा इसको कंप्लीट प्रूफ लिखना पड़े, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। फॉर सपोज वी इज़ दिस वन एंड देन वी हैव दिस अनदर डिस्कशन, यहाँ तक इसको आप प्रूफ का हिस्सा समझेंगे। ठीक है? यहाँ तक इसका प्रूफ मुकम्मल हो जाएगा। ये करने के बाद फिर कुछ एक्सरसाइज़ हैं। असल में ना ये ज़रा लेक्चर थोड़ा-सा लेंथी होगा। मैंने दोनों लेक्चर्स को कंबाइन करने की कोशिश की है कॉन्सेप्ट्स को, तो इसमें ना हम एक्सरसाइज़ेज़ भी आगे देखेंगे। तो पहले हम थोड़ा-सा प्रोजेक्शन के हवाले से ना ज्योमेट्रिकली चीज़ें देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे और उसको प्रूफ करते हैं, फिर एक्सरसाइज़ेज़ की डिस्कशन करेंगे, जो कि मैंने आपको असाइन करनी है नेक्स्ट वीक के लिए। ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद नेक्स्ट सेक्शन इनवेरिएंट डायरेक्ट सम का है, जो कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ले जाता हूँ, वहाँ पे हम चीज़ों को थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कशन कर रहे थे प्रोजेक्शन की। पहले तो प्रोजेक्शन की डेफिनेशन को लिखते हैं प्रॉपर्ली और इसको देखते हैं कि इसकी ना हमें प्रॉपर्टीज़ कौन-कौन सी मिलती हैं। तो ये पेज नंबर है जी हमारे पास 211। प्रोजेक्शन की डेफिनेशन है। प्रोजेक्शन की एक ऐसी नोटेशन है जी वी से वी पे सच दैट ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई। ये है जी इसकी डेफिनेशन। तो पहली जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी 1 वो है कि अच्छा इसके कॉरस्पॉन्डिंग दो सब स्पेसिस भी लिख लेते हैं। आर जो रेंज है ई अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू वी, और एक हमारे पास एंड एन है जी जिसे नल स्पेस कह रहे हैं, वो है जी ऐसे अल्फा है वी से जो कि 0 पे मैप होते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा वो कहता है कि ये पहली प्रॉपर्टी है कि बीटा बिलोंग करेगा आर से इफ एंड ओनली ई बीटा इक्वल होगा बीटा के। इसका प्रूफ देखें जी। हम सपोज करते हैं जी कि ई बीटा इज इक्वल टू बीटा, बल्कि बीटा एलिमेंट है। पहला ये देख लें किताब वाइज, चलो जैसे किताब की वैसे कर लेते हैं। बीटा बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब ये है कि कोई ऐसा अल्फा मिलेगा ना वी से, दैट इज ई अल्फा इज इक्वल टू बीटा। बीटा अगर आर से है तो अच्छा जी, अब हम हमें प्रूफ क्या करना है कि ई बीटा की वैल्यू क्या आती है। नौ ई बीटा लिखे, ई बीटा लिखेंगे तो इसे मैं बीटा की वैल्यू भी तो इधर से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो ये ई बीटा की वैल्यू है ई अल्फा, तो ये ई स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। लेकिन ई तो हमारे प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन है तो ये हमारे पास ई स्क्वायर ई के इक्वल होता है, तो ई अल्फा आ जाएगा। और ई अल्फा किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया ना कि ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल हो गई है। कन्वर्सली इफ ई बीटा इज इक्वल टू बीटा, तो इसको जरा थोड़ा सा पढ़ने का अंदाज है। ये बीटा जो है ना ई पे अप्लाई हो रहा है, तो ये जो है ना इसका मतलब है ये पूरा वेक्टर रेंज में चला गया, लेकिन ये तो बीटा के इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ से ये हुआ कि बीटा बिलोंग्स टू आर है। अगर ये बीटा इज इक्वल टू बीटा तो इसका मतलब है कि बीटा बिलोंग्स टू आर है। भाई इतनी सी बात है, ये कन्वर्सन ये समझने वाली चीज़ है। बीटा जो है ना ई पे अप्लाई हो रहा है, तो ये पूरा इसका मतलब है कि ई बीटा जो है ना वो रेंज में चला गया है, लेकिन ई बीटा तो इक्वल है बीटा के। इसका मतलब एक्चुअली बीटा रेंज में चला गया ना।
तो ये प्रॉपर्टी 1 का प्रूफ यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम प्रॉपर्टी 2 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी 2 जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्रॉपर्टी 2 है, पहले तो हमने ये प्रूफ, अब ये जानते हैं, या जनरली जानते हैं कि कोई भी ऑपरेटर हो उसकी जो रेंज होती है वो भी सबस्पेस होती है, नल स्पेस भी सबस्पेस होती है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इन दोनों का जो है ना, ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट भी हैं। अगर तो इंडिपेंडेंट प्रूफ कर देंगे तो वी हम लिख सकेंगे, वी को आर प्लस, ये प्रॉपर्टी 2 है। इसका क्लेम है कि वी को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं, अगर तो मैं ये शो कर दूं आर इंटरसेक्शन एन वो 0 है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने जब इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन आपको बताई थी कि अगर डब्ल्यू आई सब स्पीशीज हैं वी की और अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस और प्लस अल्फा एन इज इक्वल टू 0 हो, तो इम्प्लाइज करे कि अल्फा आई 0 है फॉर ऑल आई के लिए, तो डब्ल्यू आई क्या कहलाती है, इंडिपेंडेंट। डब्ल्यू आई आर इंडिपेंडेंट सब स्पीशीज। या अगर तो ये के इज इक्वल टू 2 के लिए हमने कहा था कि W1 प्लस W1 अगर और W2 इंडिपेंडेंट है तो एक्चुअली W1 का इंटरसेक्शन W इफ एंड ओनली इफ कंडीशन थी वो 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब मैं अगर W1 इंटरसेक्शन W2 0 प्रूव कर दूं तो W1 और W2 इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और तो लेमा कहता है कि अगर इंडिपेंडेंट है तो इनको हम डायरेक्ट सम की शक्ल में लिख सकते हैं। अब मैं ये शो करना चाह रहा हूँ कि R और N का जो इंटरसेक्शन है ना वो 0 है। वो कैसे है जी, इसके लिए ना ज़रा ये देखेंगे, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मैं लेट करता हूँ जो बीटा है ना बिलोंग करता है R इंटरसेक्शन N से। इसका मतलब क्या हुआ, बीटा बिलोंग करता है R से एंड बीटा बिलोंग करता है N से। तो यहाँ से इम्प्लाइज क्या कर सकते हैं, R से तो वही एलिमेंट जाता है कि जिसका इमेज उसी के इक्वल हो, और बीटा N से है तो इसका मतलब है कि एंड ई बीटा इज इक्वल टू 0 है। यहाँ तक बात हो जा गई है। अब दोनों इक्वेशनें साइमल्टेनियसली होल्ड कर रही हैं। एक साइड में हम कह रहे हैं कि ई बीटा बीटा के इक्वल है, और एक साइड में कह रहे हैं कि ई बीटा 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बीटा 0 हो गया ना। तो इस आर्बिट्रेरी एलिमेंट था बीटा। तो यहाँ से इम्प्लाइज हुआ इस तमाम डिस्कशन से कि आर इंटरसेक्शन एन जो है ना वो 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी इज इक्वल टू आर प्लस एन है। तो ये प्रॉपर्टी 2 खत्म हुई यहाँ पे। अगर डायरेक्ट सब में लिखा जा रहा है तो आर्बिट्रेरी जो अल्फा है प्रॉपर्टी 3 है। प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है, अल्फा बिलोंग्स टू वी, तो मैं अल्फा को मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ, दो वेक्टर्स लिए जा सकते हैं, ई अल्फा जो कि आर से है प्लस अल्फा माइनस ई अल्फा ये एन से है। इन दोनों के अब ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है अल्फा की, ये आपने याद रखनी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एलिमेंट है ना अल्फा माइनस ई अल्फा, ये क्या एन का एलिमेंट है, देख लेते हैं। ये एलिमेंट आर एन का कब बनेगा, जब मैं इस एलिमेंट को इस पे अप्लाई करूंगा तो वो 0 आंसर दे। तो मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ तो ई अल्फा माइनस ई स्केयर अल्फा, अब ई स्केयर ई के इक्वल है तो यहाँ सिंप्लाइज हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है जी, तो इम्प्लाइज कर गया अल्फा माइनस ई अल्फा जो है ना ये एन का एलिमेंट है। उसके बाद हमने ये प्रॉपर्टी पूरी हो गई, थर्ड प्रॉपर्टी। और इसके बाद हम ये जानते हैं कि अगर ई जो है ना, ये रिमार्क था, रिमार्क वन, इफ ई, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो समझ जाएंगे ये प्रोजेक्शन ही है, इज इक्वल टू ई है, देन ई इज डायगोनलाइजेबल। मोर ओवर ई जो है ना
उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनता है बीटा वाला, वो बनता है I0 0 0। इससे आपको कई और इन्फॉर्मेशन भी मिलती है जो कि आपकी एक्सरसाइज में होंगी। ये आपको ना कई जगहों पे एक्सरसाइज में हेल्प करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये जो हम रिमार्क कर रहे हैं ये सारे। अच्छा, जब हम आगे चलते हैं, हम ना ज्योमेट्रिकली जरा से प्रोजेक्शन को समझते हैं कि है क्या। ऐसे करते हैं जी, V ले लेते हैं R2। E जो है ना, वो है, वो हमारे पास ना R2 से R2 की मैप है। तो ये समझने वाली है क्योंकि मैं इसको ना ड्रा नहीं कर सकता, मेरा बताने के लिए कर रहा हूँ। ये है R2, क्योंकि R2 से R2 पे मुझे मैप ओवरऑल जो मैं ज्योमेट्री बनाऊँ तो मुझे R4 में बनानी पड़ेगी। लेकिन ये विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन ये है कि इसका कोई एक एलिमेंट लेते हैं और कोई ऐसी मैप हो जो कि ई ऑब्वियसली जो है ना R2 पे जाए और ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई भी हो। अब फॉर एग्जांपल इसकी प्रोजेक्शन का मतलब जो यूजुअली हम लेते हैं ना, मैं एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन डालना चाहता हूँ, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे भी ली जा सकती है, दोनों साइडों पे। ये एलिमेंट है एक्स वाई। तो जो वो वर्ड यूज कर रहा है ना, अगर मैं ये मैप लूँ एक्स वाई से, एक्स और जीरो कर दूँ, ये मैंने डेफिनेशन दी है इसकी, ई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस वन। अब मेरा ये क्लेम है कि ये प्रोजेक्शन है, हो क्या रहा है, R2 का हर एलिमेंट एक्स एक्सिस पे आ रहा है, एक्स जीरो। तो ये जो भी एलिमेंट यहाँ से पिक करूंगा इधर आ जाएगा, ये जो भी एलिमेंट पिक करूंगा इस पे आ जाएगा, या इधर से भी हो तो इधर, फिर भी इसका आंसर ये आएगा। यहाँ से भी लूंगा इसका आंसर ये आएगा। इसका मतलब है कि सारा जो ये वाला डाटा है ना, तमाम पॉइंट्स ना एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं। तो दिस इज, अब ये चेक करना है कि ये प्रोजेक्शन है कि नहीं है। तो ई का स्केयर ले लेते हैं। ई स्केयर कैसे होगा, ई इंटू ई एक्स वाई, ई एक्स वाई इसके इक्वल है ई इंटू एक्स जीरो के, और ये हमारे पास पता है कि ये एक्स जीरो होता है। तो ई का स्केयर जो है एक्स वाई, वो भी एक्स जीरो आ रहा है, और ई ऑफ एक्स वाई भी एक्स जीरो। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हुआ, ये वन है, ये टू है, फ्रॉम वन एंड टू ई स्केयर इज इक्वल टू ई, हेंस ई इज प्रोजेक्शन मैप। दूसरी साइड, अब आर इसके देखें, आर क्या रेंज क्या है इसकी, रेंज तो एक्स एक्सिस नजर आ रहा है, साफ जाहिर है। और एन क्या है, नल स्पेस, वो लिख लेगा, एक्स है एक्स वाई जो कि जीरो पे मैप होते हैं, जीरो जीरो पे। तो इसका इस बात का क्या मतलब है, ई एक्स वाई तो हमें पता है कि एक्स जीरो है, तो जीरो के इक्वल ले लिए, तो यहाँ से अप्लाई हुआ कि एक्स जीरो है। एक्चुअली एन तो वाई एक्सिस बन गया, फिर एन वाई एक्सिस बन गया ना, क्योंकि एक्स जब जीरो हो गया, एक्स जीरो का मतलब वाई आर्बिट्रेरी है, वाई में तो कोई कंडीशन नहीं आई, सिर्फ एक्स में जीरो आई है। तो इसका मतलब है कि ये वाई एक्सिस जो है ना, स्पेशल पर्टिकुलर इस ई के लिए ये हमारे पास आर है, ये आर के इक्वल है और ये इक्वल है एन के। इससे जो अगली डेफिनेशन हमने की थी, प्रोजेक्शन ऑन आर अलोंग एन, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अब आर भी आ गया, एन भी आ गया, ई जो आपने डिफाइन करवाया है, ये जो ई है ना, ये है जो ई, ये प्रोजेक्शन ऑन आर अलोंग दिस इज, ये जो प्रोजेक्शन मैं ले रहा हूँ ये एन के अलोंग ही है ना, मतलब जो एलिमेंट आर है मैं ले रहा हूँ वो पैरेलल है, पैरेलल इस तरह से देखिए जरा, ये अलोंग है, ये आईडी है, ये ये है ना, या इसको फिक्स किया हुआ है आपने, इसके करस्पॉन्डिंग आप देखते जा रहे हैं कि प्रोजेक्शन, इसका मतलब होता है प्रोजेक्शन ऑन आर अलोंग एन।
अलॉन्ग एंड, ठीक हो गया जी। ये है कुछ चीज़ें जो हमने पहले देखी थी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एग्जांपल की। इस तरह से आप मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज से और एग्जांपल से ना इस तरह का प्रोजेक्शन का आइडिया ले सकते हैं। प्रोजेक्शन की ना बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हैं, सॉल्यूशंस के अंदर और ज्योमेट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है। ज्योमेट्री में तो इन अक्सर हमारे पास जो मैप्स हम बनाते हैं, स्टेरोग्राफिक प्रोजेक्शन का एक वर्ड यूज़ करते हैं। जो ग्लोब है हमारे पास, आपको पता है, वो तो थ्री डायमेंशनल चीज़ है। जब आप कोई भी मैप देखते हैं गूगल पे, तो वो टू डायमेंशनल होता है एक्चुअली। वो एक्चुअली एक प्रोजेक्शन के थ्रू हम उसको ना टू डायमेंशनल पे ले आते हैं, जहाँ पे ना वो ऐसी प्रोजेक्शन है जिसमें ना डिस्टेंस डिस्टर्ब नहीं होता। डिस्टेंस प्रिजर्विंग प्रोजेक्शन है। स्टेरोग्राफिक प्रोजेक्शन का वर्ड आप ना गूगल पे डालेंगे ना, तो वो आपको उसके बारे में डिटेल बताएगा कि वो कैसी होती है। ठीक है जी, ये हमने प्रोजेक्शन की जो कि एक वेक्टर स्पेस है, उसी वेक्टर स्पेस में है, ऑपरेटर है और कुछ कंडीशनें सैटिस्फाई करता है, उसकी कंपोजिशन इक्वल होती है, कंपोजिशन का इक्वल हो उसी के, तो हम हमारे पास प्रोजेक्शन बन जाएगी। अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। उसके लिए ना उसने जो स्टाइल अडॉप्ट किया, मैं उसी स्टाइल पे लेके चलता हूँ। पहले हमने सपोज किया है, सपोज दैट v is equal to direct sum of v1 w1 plus w2 w3 plus wk। ये डायरेक्ट सम है। अब डायरेक्ट सम की सारी प्रॉपर्टीज आ गई, इसका मतलब है ये सारे ना लीनियर इंडिपेंडेंट स्पेस है डब्ल्यू आई। ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास गिवन है। जो पिछली डायरेक्ट सम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, अब हम वो अपने माइंड में रखेंगे। अब हमने ना मैप्स बनानी है। कैसे बनानी है जी? के मैप्स बनानी है। ई वन है ना जो, वो वी से डब्ल्यू वन पे है। ई टू जो है वो वी से डब्ल्यू टू पे है। सारी डब्ल्यू आईज है ना, ये भी पता है कि डब्ल्यू आईज जो है ना वो सब स्पेसिस है वी की, सब स्पेसिस है वी की। ठीक हो गया। ई टू हमारे पास वी से ई टू पे है। डिफाइन कैसे कराया गया है? ये जनरली जो है ना, ई के जो है या ई आई जो है, जे का, जे की भी यूज करता हूँ, जे यूज कर लेते हैं। ई जे जो है ना वो वी से डब्ल्यू जे पे है, सच दैट ई जे ऑफ, अब आपके पास वी को हमने ना इन तमाम के डायरेक्ट सम में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अगर आर्बिट्रेरी एलिमेंट वी का लूँ तो अल्फा लूँ वी से, तो अल्फा की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस सो ऑन प्लस अल्फा के। और ये है ना यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। व्हाई? बिकॉज दिस इज डायरेक्ट सम। और अल्फा आई सारे के सारे जो है वो डब्ल्यू आई से है। ये हमारे पास इस वी से गिवन है। मैप हमने कैसे बनाई है? हमने ना एक प्रोजेक्शन डाली वी से डब्ल्यू वन पे, दूसरी प्रोजेक्शन डाली वी से डब्ल्यू टू पे, तीसरी प्रोजेक्शन वी से डब्ल्यू थ्री एंड सो ऑन, आखिरी प्रोजेक्शन वी से ई के पे डाली। वो कैसे हमने डाली ये देखेंगे। ई जे है ना अल्फा, उसका जो इमेज है ना हमने अल्फा जे रख लिया। सारी जितनी भी डेफिनेशन है ना इसी के गिर्द घूम रही है। और आप देख सकते हैं दिस इज वेल डिफाइंड है ये। ठीक है जी। वेल डिफाइंड का मतलब है कि हर अल्फा के करॉस्पोंडिंग कोई आंसर आपको आएगा ना। ऐसा अल्फा वन तो लाजमी मिलेगा जो कि हमारे पास इसको बनाने में यूज हुआ है। ये लीनियर भी है। ये आपने जरा ना लीनियरिटी चेक करनी है। ये एक्सरसाइज है आपकी। ये लीनियर कैसे है? आसान सी एक्सरसाइज है। और साथ जो रेंज है ना ई जे की, वो है डब्ल्यू जे। और फोर्थ, ई जे का जो स्केयर है ना वो ई जे के इक्वल है। ये भी आप चेक कर सकते हैं। मैं उधर उधर बता देता हूँ कि ये कैसे है।
ई जे स्क्वायर अल्फा जब लेंगे तो जे अल्फा आ जाएगा, ठीक हो गया। और ई जे अल्फा है वो अल्फा जे है। तो ये जो अल्फा जे है वो भी इसी शक्ल का ही होगा ना जैसे अल्फा है। तो हमारे पास मैप की डेफिनेशन है कि जो सबस्क्रिप्ट पे है ना, इधर जो वेक्टर जो भी हो उसका जो डायरेक्ट सम की शक्ल में आगे 0 0 है सारे हमने। अब अल्फा जे प्लस 0 0 लिखूंगा तो एक्चुअली इसको अल्फा जे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हुआ, ई जे स्क्वायर इज इक्वल टू ई जे। तो प्रोजेक्शन तो हो गई। रेंज है ना इसकी वो डब्ल्यू जे है। ये आपको डेफिनेशन से जाहिर हो रहा है कि एल्फ डब्ल्यू जे के एलिमेंट्स ही आ रहे हैं ना सारे जब आप मैप कर रहे हैं। ये भी ट्रिवियल सी बात है, ये भी प्रूफ होगी। लिनियरिटी आपने कैसे चेक करनी है, लिनियरिटी के लिए आप अल्फा जे है ना, इधर अल्फा प्लस बीटा ले लेंगे, साथ किसी एक्स को मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, स्केलर के तौर पे उल्टा ले रहे हैं ना यहाँ पे। तो आप इसको अप्लाई, इसको जब ऐड करेंगे सब इसको ना, इसकी अल्फा की रिप्रेजेंटेशन ले लें, बीटा की रिप्रेजेंटेशन एक्स से मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, इसको सिंप्लीफाई करें, फिर ई जे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो ये आसान सी है लिनियरिटी। लिनियरिटी जो है ना ये आप एक्सरसाइज के तौर पे ले सकते हैं, वेल डिफाइंड मैंने आपको बता दी है। अब अगली बात नल स्पेस की रह गई कि 5 कि नल स्पेस क्या है जी। वो कहता है कि नल स्पेस जो है ना हमारे पास वो है जी W1 प्लस W एन। नल स्पेस जो है ना जो ई जे की नल स्पेस है, ई जे की, या इसको ना नोटेशन में ना नीचे ना ई जे लिखते हैं ताकि ना पता लग जाए कि ये नल स्पेस है ना ई जे की है। तो कैसे डिफाइन कराई हुई है, वो कहता है कि इसमें से ना डब्ल्यू जे वाला निकाल दें, प्लस WJ -1 प्लस WJ +1 प्लस वन प्लस WK। ये है ई जे की जो नल स्पेस होगी ना, ई जे के अलावा बाकी जो स्पेसिस बचती है ना उनका सम है। ये आप चेक कैसे करेंगे, ये आसान सा है, उसने आगे एक्सप्लेन किया हुआ, वो मैं बता देता हूँ कि हमने असल में ना ई जे है वो है डब्ल्यू से वी से ना डब्ल्यू जे पे, या वी से वी पे ही है, क्योंकि ई जे वी से वी पे, लेकिन पर्टिकुलरली डब्ल्यू जे पे है। अब ई जे और अल्फा 0 ले लिया, लेकिन आपको साथ ये भी पता है कि वी जो है ना वो डायरेक्ट सम है 1 to k डब्ल्यू आई इसका। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नोटेशन के तौर पर, बड़ा बिग सम करके ना ऐसे लिख दिए। अब अल्फा की जो रिप्रेजेंटेशन है, तो एक्चुअली यहाँ पे हम हमें तो पता है कि ई साथ ई जे अल्फा इक्वल किसके, अल्फा जे के है। तो अल्फा जे 0 हुआ ना फिर, जब अल्फा जे 0 हो गया बाकी सारे नॉन जीरो हैं, अल्फा जे फिक्स हो गया ना। अल्फा हमारे पास जो अल्फा था ना वही शक्ल का था, अल्फा 1 प्लस 1 प्लस अल्फा ए। इसमें एक जगह पे अल्फा जे था वो 0 हो गया। तो बाकी जो चीज़ बचेगी वो तो नॉन जीरो होंगे। इसका मतलब ये है कि जो एन ऑफ ई जे है वो W1 प्लस W2 प्लस सो ऑन प्लस WJ -1 प्लस WJ +1, यहाँ पे ना WJ गायब है, प्लस सो ऑन प्लस WK, ये नल स्पेस बन गई। अब एक और हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कंपोजिशन वाली, कि ई जे ई आई इंटू ई जे जब मैं अल्फा अप्लाई करूंगा तो एक्चुअली वो होगा क्या, वो ऐसे ही जी इसे लेके चलते हैं, इसे खोल लेते हैं। आई इज नॉट इक्वल टू जे, लेट आई इज नॉट इक्वल टू जे, अल्फा अप्लाई किया तो यहाँ पे अल्फा जे आंसर आ गया।
अब ये सब्सक्रिप्ट हो रहा है, ये सब्सक्रिप्ट हो रहा है। वो कहता है कि अगर जब डिफरेंट होंगे ना, तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट अपना नल स्पेस पे चला गया ना। ये इसी इफेक्ट से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि ये आई है, ये जे है। आंसर अल्फा आई आना चाहिए, जो कि नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे अल्फा आई है ही नहीं, तो अल्फा जे है। तो अल्फा जे जब भी अप्लाई होगा तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इम्प्लाइज हुआ कि ई आई ई जे जो है ना, वो 0 मैप होती है व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। अच्छा, अब हमें ये पता है कि ई वन अल्फा अल्फा वन है। अल्फा हमने पता है कि अल्फा वन है, प्लस अल्फा टू है, प्लस सो ऑन, प्लस अल्फा एन है। तो मैं इसको, मैं अल्फा वन को मैं इसी तो इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, ई वन अल्फा प्लस ई टू अल्फा प्लस सो ऑन प्लस ई, जैसे के कर ले, के अल्फा फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू वी। ये वी का एलिमेंट है, क्योंकि वी है ना हमारे पास डायरेक्ट सामने। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि हमने एक्सपोज करके चले थे। तो इसमें से मैं कॉमन ले लूँ अल्फा, तो ई वन प्लस टू प्लस सो ऑन प्लस ई के इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा आ रहा है। तो ये तो एक्चुअली फिर आइडेंटिटी टाइप की बिहेवियर दे रहा है। यहाँ से इम्प्लाइज हुआ कि आई इक्वल है ई वन प्लस ई टू प्लस सो ऑन प्लस ई के। अब थ्योरम नंबर जो 9 है ना, उसका एक पार्ट प्रूव हो चुका है। थ्योरम 9 है ना जो, उसका मैंने ना एक साइड प्रूव कर दी है। इसका जो कन्वर्स है वो बड़ा आसान है, वो बुक पे ना डिटेल से दिया हुआ है, वो आप लोग खुद करेंगे, जो कि ऑलरेडी ये से समझना है। समझ के ना आपने करना ये है कि आपने ना इसकी बनानी है वीडियो, इस प्रूफ को समझ के वीडियोस बनानी है, और मुझे ना आप लोगों ने ग्रुप में शेयर करनी है वो वीडियोस। मुकम्मल प्रूफ रिवाइज करना है। थ्योरम नंबर 9 आप लोग लिखेंगे पेजेस पे प्रॉपरली, और लिखने के बाद ना ये जो प्रूफ मैं पहले कर चुका हूँ, इसको भी इसके अंदर इसके प्रूफ में लिखेंगे, फिर कन्वर्स उसके बाद लिखेंगे, कंबाइन करके साफ सुथरा करके आपने पूरा पिक्चर उसकी बनानी है। पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद ना आपने इसकी ना वीडियो बना के ना मुझे पहले ना पेजेस पे लिख लें, फिर ना पेंसिल लेके ना वीडियो के साथ उसको बनाए और बताएं, एक्सप्लेन करें कि हम इस पर क्या कर रहे हैं। ये आप प्रैक्टिस शुरू कर दें, क्योंकि जो नेक्स्ट असाइनमेंट्स का ना स्टाइल अब बदल गया है। अब आपका ना स्टाइल ये होगा कि आप लोगों ने वीडियोस के तरीके से ना मुझे एक्सप्लेन करना होगा, फिर मुझे जब लगेगा तो मैं आप लोगों से व्हाट्सएप पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करूँगा। तो ये जो है ना हमारा टॉपिक था। अब मैं चलता हूँ बुक पे, जो कि एक्सरसाइज से रेलिवेंट है, वो अब शेयर करते हैं। ये है ये एक्सरसाइजेस जो करने वाली हैं आप लोगों ने, वीकेंड पे ये एक्सरसाइजेस करनी है। 11 एक्सरसाइजेस हैं। यू हैव 12, आप लोगों के ना 12 जो है ना ग्रुप्स बने हुए हैं। तो इसका हल ये है कि एक इसमें हम ना ऐसे करते हैं, क्योंकि पहले ऑब्वियसली एक्सरसाइज हमेशा आसान होती हैं, बाकी मुश्किल होती हैं। कोई बात नहीं, इसमें ऐसे करें कि पहली एक्सरसाइज और आखिरी एक्सरसाइज ये ग्रुप नंबर ए है, ये करें। फिर दूसरी एक्सरसाइज और जो है ना 10वीं एक्सरसाइज ये ग्रुप बी करे, ठीक है ना। तीसरी को मिला के ना आपने 9th के साथ, चौथी को आपने मिलाना है 8 के साथ, पांचवी को मिलाना है 7वीं के साथ, छठी छोड़ दें। फिर इसी पैटर्न को ना रिपीट करते जाएं बाकी ग्रुप्स के लिए। बॉय गर्ल्स की बुक पूरे हो जाएंगे तो फिर बॉयज़ के आप लोगों ने देखने हैं। गर्ल्स और बॉयज़ आपस में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे तरतीब से। सीआर साहब और जीआर की मैं जिम्मे लगा रहा हूँ, ये उनको ना बता देंगे कि आपका ये है, ए बी सी डी ई है ना, इसी तरह से उसी तरतीब में ए के पैरेलल जो है ना जो बॉयज़ का ग्रुप बनता है, मुझे अंदाज़ा नहीं कि एफ जी एच पता नहीं कौन सा है, तो वो लेंगे तरतीब से।
ठीक है, रिपीट करते जाएँ, कोई नहीं, अगर रिपीटिशन भी होती है तो वो कर लें। लेकिन ये कि करने हैं एक्सरसाइज सबने करनी है, ये कि डिवाइड करने का मकसद यही है कि थोड़ा-सा बर्डन कम हो जाएगा, बाकी लोग जो है ना वो फ़ोकस सही कर पाएँगे। ये एक्सरसाइज वैसे तो सबने करनी है, अगर तो बेहतर यही है कि सब कर लें, अदरवाइज़ अगर डिवाइड करके ना शेयर करेंगे तो बाकी लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह करना है। यहीं पे लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे आज जो है ना 3:15 बजे से हमारी क्लास शुरू होगी, कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह